मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं का आज विश्लेषण करने के लिए। 15 तारीख की यात्राओं के चलते मैं ये काम नहीं कर पाया था। 16 तारीख के दिन 15 की जो न्यूज गई थी वो आपके साथ साझा करी, तो आज मैं आपके साथ ये न्यूज साझा कर रहा हूं। आज इसके सेशन में सबसे बड़ा रीजन जो है ना इस न्यूज को करने का, वो ये है कि 15 तारीख को प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से कुछ ऐसी घोषणाएं कर दी थी जिन घोषणाओं के मायने बहुत बड़े हैं। मायने बहुत बड़े हैं से क्या मतलब है? लाल किले के प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री बोलते आए हैं, बिल्कुल बोलते आए हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाहरलाल नेहरू जिस तरह से अब तक 17 बार प्रधानमंत्री के रूप में लाल किले के ऊपर से भाषण दे चुके हैं, इस तरह उन्होंने 12 बार भाषण दे करके एक नया कीर्तिमान, थर्ड लार्जेस्ट नंबर संबोधन करने का बनाया। और उस समय पर उन्होंने भारत के लिए कुछ ऐसी बातें कही जो आने वाले समय में भारत की ग्रोथ के लिए तो कामयाबी देंगी ही देंगी। साथ में मित्रों, रिक्वेस्ट है कि आप इतना प्यार मुझे देते हैं, इतना समय से मुझे सुनते और देखते हैं, एक सब्सक्राइब का बटन होता है चैनल के ऊपर, उसे भी कभी कभार दबा दिया करिए। आपका सब्सक्राइब करना ही हमारी ताकत बनता है। आपके जेब से उसमें पैसा नहीं कटता है, लेकिन जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है कि इतने लोगों ने हमें ऑथराइज कर लिया कि चलो आगे से इनका वीडियो आए तो हमें पता चल जाए। ठीक है, तो आपसे इतनी सी गुजारिश है, बटन नीचे ही दिया होता है सब्सक्राइब का, आप उसे क्लिक कर दें बस। इस समय जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बन रही है, जिसमें हमको अमेरिका द्वारा एनी समय थ्रेट दे दी जा रही है, या फिर किसी तरह से दुनिया में कहीं भी बवाल चल रहे हो, भारत का नाम जरूर आ रहा हो, उन सब का उन्होंने इस बार अपने जो लाल किले का संबोधन था उसमें जिक्र किया। भारत 79th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन कर रहा है, और ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा विजन के रूप में, यानी कि भारत को लेकर वो क्या सोचते हैं, इस बारे में जो उनकी घोषणा थी वो आज मैं आपके साथ साझा करूंगा। लेकिन इन घोषणाओं को चर्चा करते समय आपको बताऊंगा कि कैसे इनकी ये घोषणाएं आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था, देश की सुरक्षा, विदेशों के साथ भारत के संबंध और भारत को आने वाले समय की जितनी भी चिंताएं हैं उनसे बचाने के लिए कारगर साबित होंगे। उनके इन विजन में क्या है प्रोग्रेसिव थॉट, उसके बारे में जिक्र होगा। आइए आज के सेशन के अंदर जो प्रमुख 5 बिंदु हैं, जिनमें सबसे ऊपर जीएसटी रिफॉर्म, जिसके लिए मैं बोल रहा हूं कि जीएसटी रिफॉर्म की वजह से हम हो सकता है कि अमेरिका का जो प्रभाव हम पर पड़ सकता है उसको काउंटर करने की तैयारी कर रहे हैं, उसके बारे में जरूर बताएंगे। ऑपरेशन सिंदूर को जिस तरह से हमने अपना थीम बना लिया कि हाँ भाई, अब हम ये कहेंगे कि हमने आतंक के खिलाफ जो कदम लिए थे वो कैसे थे, हम उस पर जिक्र करेंगे। साथ ही साथ में मिशन सुदर्शन चक्र, जिस तरह से अमेरिका अपने बारे में बोल रहा है कि मैं अपने लिए गोल्डन डोम बना रहा हूं, इजराइल कहता है हम आयरन डोम बना रहे हैं, तो भारत ने कैसे सुदर्शन चक्र की घोषणा की है। साथ ही साथ मेक इन इंडिया को लेकर के क्या नई बातें हुई, आत्मनिर्भरता हो या फिर समर्थ भारत, इन सभी बातों के बारे में आज के सेशन में जिक्र होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं इस बार का जो भाषण सब लोग सुन रहे थे वो इस पर्सपेक्टिव से सुन रहे थे कि हाँ भाई, डोनाल्ड ट्रंप के लिए क्या संदेश है। जिस तरह से भारत का अमेरिका और रूस के रिश्तों के बीच में जिक्र हो रहा है, उनके रिश्तों में हमारा जिक्र होना किस तरह से हमको असर डाल रहा है। प्रधानमंत्री ने इस बार 12वां तिरंगा फहराया, 12वीं बार तिरंगा इंडिपेंडेंस डे पर फहराया। वो इस समय 103 मिनट का भाषण दिए, ये उनका अब तक का दिया गया सबसे लंबा भाषण था। इससे पहले प्रधानमंत्री ने जितने भी भाषण दिए वो इनसे छोटे ही रहे हैं। 103 मिनट के भाषण में सब कोई जब भी इसको सुन रहा था तो दो नजरिए से सुन रहा था कि भारत का पाकिस्तान को लेकर क्या स्टैंड है। क्यों? क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान को अमेरिका का साथ मिला है इन दिनों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमेरिका के द्वारा पाकिस्तान के साथ जिस तरह से बर्ताव किया जा रहा है, यह माना जा रहा है कि भारत के ऊपर सिंधु जल को लेकर के हो सकता है दबाव बनाया जाए। ऐसे में भारत का यह संदेश देना कि जल और मतलब खून और जल एक साथ नहीं बह सकते, हम सिंधु जल समझौते को लेकर दृढ़ता से खड़े हैं। भारत ने इस बार इंडिपेंडेंस डे पर ऑपरेशन सिंदूर को जिस तरह से सेंट्रल थीम बनाया, यह दर्शाने का प्रयास था कि देखिए, भारत आतंक के खिलाफ सबसे प्राथमिकता से खड़ा है, और दुनिया जब भारत के द्वारा किए गए कार्य को इतना प्रायोरिटी से ले रही है कि ट्रंप दुनिया को भूल करके अब तक इतनी बार बोल चुके हैं कि भारत पाकिस्तान का सीज फायर मैंने कराया, तो ये नए भारत के स्टैंड के रूप में ऑपरेशन सिंदूर को देखा जाए कि हम किस तरह से दुनिया के साथ ट्रीटमेंट कर रहे हैं। भारत ऑपरेशन सिंदूर को शुरुआत में जब किया था तब तो लोगों ने सोचा था इतना ज्यादा इसकी बात चर्चा करने की क्या आवश्यकता है, लेकिन जब ट्रंप ने इसको इतना महान बना दिया, क्योंकि अल्टीमेटली ट्रंप ने जन जन में जाकर के एक ही गीत गाया कि मैंने भारत पाकिस्तान सीज फायर कराया, तो भारत को आवश्यकता पड़ी यह बताने की कि असल में तुम जिस बारे में बात कर रहे हो उसको शुरू करने वाले हम हैं, दैट इज ऑपरेशन सिंदूर। तो ऑपरेशन सिंदूर हमारे लिए कितना मायने रखता है? जब ट्रंप के लिए इतना मायने रखता है तो भारतीयों को यह पता हो कि हमने वाकई में जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है उसको जाकर घुसकर मारा। यह दर्शाता
दर्शाता है कि अब हमें न्यूक्लियर धमकियां नहीं डरा सकती। प्रधानमंत्री ने लाल किले से इस बात को खूब अच्छे से कहा कि न्यूक्लियर धमकी देने का समय नहीं है, हम उनको सुनकर डरने वाले नहीं हैं, आतंक के खिलाफ ऐसे ही ट्रीटमेंट होगा और ये जारी रहेगा। ये स्टैंड भारत का एक एग्रेसिव स्टैंड था जो भारत ने लाल किले से दुनिया को फिर से सुना दिया। ठीक है, सबके अपने कुछ रिकॉर्ड्स रहे हैं। 2025 में अब तक का दिया भाषण प्रधानमंत्री के सबसे लंबे भाषण में कंसीडर किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि लगातार 2022 से प्रधानमंत्री के जो भाषण की लेंथ है वो बढ़ती जा रही है। नरेंद्र मोदी जी ने अब तक का सबसे लंबा भाषण तमाम प्रधानमंत्रियों में दे दिया। 1030 मिनट का भाषण की बात इसमें रखी गई है कि इस तरह से अब तक वो भाषण दे चुके हैं। भारत के प्रधानमंत्रियों की एक फहरिस्त है जिसमें जवाहरलाल नेहरू सबसे ज्यादा बार भाषण देने वाले प्रधानमंत्री हैं। फिर इंदिरा गांधी जी 16 बार, नरेंद्र मोदी जी 12 बार। बाकी दो प्रधानमंत्री हमारे इतिहास में ऐसे भी हुए जिसमें गुलजारी लाल नंदा और चंद्रशेखर साहब, जिन्हें अवसर ही नहीं मिला लाल किले की प्राचीर से संबोधित करने का। ठीक है साहब, यहां पर प्रधानमंत्री के द्वारा जब बातचीत की गई तो उन्होंने बहुत सी बातें थी, लेकिन उनमें सबसे इंपॉर्टेंट बातें जब जब वो कह रहे थे तब तब अमेरिका की याद आ रही थी। जैसे भारत के किसान, पशुपालक, मछुआरे हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। ये बात क्यों कहनी पड़ी? क्योंकि प्रधानमंत्री को इस तरह के बयान देने के पीछे उकसा कोई और रहा था। कौन उकसा रहा था? अमेरिका उकसा रहा था। कैसे? आपको याद होगा हमने कुछ सेशन किए थे जिसमें बताया था कि अमेरिका भारत को एग्रीकल्चर और डेयरी के मामले पे पुश कर रहा है। जैसे हमको दूध के बारे में कह रहा था कि हमारे यहाँ का डेयरी को आपके देश में आने दो, जो कि इनके यहाँ की नॉन वेज मिल्क बनाती है डेयरी, मतलब इनके गायों को मांस खिलाया जाता है, उस मांस से जो दूध बनता है वो उसको बेचना चाहते हैं। भारत ने कहा नहीं, आप सब आस्था का सवाल है, पशुपालकों का सवाल है, किसानों का सवाल नहीं, हम लागू कर सकते। दूसरा, अमेरिका चाहता था कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें हैं अमेरिका उन्हें एक्सपोर्ट करे इंडिया में और सस्ते दामों पर एक्सपोर्ट करे, ताकि भारत में पशुपालक जो है या किसान जो है उनकी फसलों को ज्यादा अच्छे से ना खरीदा जाए। भारत ने इन दोनों मामलों पर पहले ही डिफर कर दिया था। प्रधानमंत्री ने लाल किले से इस बात को बोला और कहा कि किसान हो, पशुपालक हो, मछुआरे हो, यह हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है और ऐसे में हम किसी भी समय पर कोई समझौता नहीं करेंगे, यह हमारा स्टैंड है। अर्थात भारत ने लाल किले से एग्रीकल्चर हो या डेयरी हो अमेरिका को यह बता दिया कि भाई हम लोग बात मानने वाले नहीं है। और साथियों, कहा जा रहा था कि अमेरिका का एक प्रतिनिधि मंडल डील करने के लिए इस महीने आने वाला था, लेकिन अब वो नहीं आ रहा है। उसने अपनी डेट अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी है। पता नहीं दूसरी डेट कब देगी। वो प्रतिनिधिमंडल बातचीत के लिए ही आने वाला था, लेकिन उसने अपनी बात को वो कर दिया है। तो प्रधानमंत्री के जो अनाउंसमेंट्स रहे उनमें प्रमुख अनाउंसमेंट को 8 नंबरों में बांटा गया है। हम उनको 9 नंबरों में आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहली जो बात थी वो बहुत ही प्रोग्रेसिव थॉट की बात थी। अभी जब मैं इजराइल गया तो मैंने वहां पर देखा कि वो लोग बड़े फक्र से कहते हैं कि हम खाने की हर चीज इंपोर्ट करते हैं, हमने कुछ फल अपने यहाँ पे पैदा जरूर कर लिए, हम तो दुनिया को केवल टेक्नोलॉजी बेचते हैं। और हम दुनिया में खास इसलिए हैं क्योंकि सिलिकॉन वैली अमेरिका के बाद में तेल अवीव दुनिया का दूसरा वो शहर है जहां स्टार्टअप्स के नंबर्स इतने ज्यादा हैं। दुनिया में बेहतरीन टेक्नोलॉजी हम लोग विकसित करते हैं। मुझे यह समझ में आया कि दुनिया में अगर टेक्नोलॉजी कोई एक्सपोर्ट करता है तो वो देश वाकई में मायने रखता है। तभी 1 करोड़ से छोटी आबादी वाला एक छोटा सा देश अमेरिका के राष्ट्रपति को जब चाहे अपने यहां बुला लेता है। इससे यह समझ में आया कि देश के लिए टेक्नोलॉजी बहुत मायने रखती है। ऐसे में जब प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में यह कहा कि हम लोग सेमीकंडक्टर्स बनाने वाले हैं, हमारा सेमीकंडक्टर शुरू होने जा रहा है, सेमीकंडक्टर चिप जो भारत में बनी हुई है अब वो 2025 में बाजार में आ जाएगी। इससे एक बात पता चली, जब मैं इजराइल के म्यूजियम में था मैंने वहां देखा, मैंने एक वीडियो भी बनाया, मैं आपको दिखाऊंगा कि उन्होंने कैसी कैसी टेक्नोलॉजीज बना रखी हैं। जल्दी ही मैं आपके इस चैनल पर उसे शेयर करूंगा, जिसमें वो दिखा रहे हैं कि इंटेल का जो प्रोसेसर चल रहा है वो हम चलाते हैं, यूएसबी जो चलती हैं वो हम चलाते हैं। उन्होंने टेक्नोलॉजीज में बहुत पहले वो महारत हासिल कर ली। हम लोग इतने आजादी के साल के बाद तक सेमीकंडक्टर के इंपोर्ट पर डिपेंडेंट थे। भारत 50-60 साल पहले से ही इस क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। आज इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो, कार हो, रक्षा के क्षेत्र हो, हर जगह इलेक्ट्रॉनिक चिप्स यूज में आती हैं, सेमीकंडक्टर यूज में आते हैं। दुनिया में जो सेमीकंडक्टर का निर्माण है वो चीन, ताइवान, साउथ कोरिया, अमेरिका जैसे देश बना रहे हैं और दुनिया का 75% जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं वो चीन और ताइवान में बनती हैं। आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि ऑयल के बाद में, ऑयल और कोयले के बाद में थर्ड लार्जेस्ट कमोडिटी जो भारत इंपोर्ट करता है वो सेमीकंडक्टर है। 30 से 40 बिलियन डॉलर का हम लोग इंपोर्ट करते हैं सेमीकंडक्टर्स के मामले में। 2024-25 में
1945 से $50 बिलियन का और 2030 तक $100 बिलियन का हम लोग इंपोर्ट करते हैं। मतलब बाजार भारत के अंदर सेमीकंडक्टर का इतना है। इसके बावजूद भी हम इंपोर्ट ही करते हैं, जिस चीज को हम बना सकते थे हम नहीं बनाए। भारत ने इसीलिए सेमीकंडक्टर का एक मिशन शुरू किया था जिसका नाम इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन था। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे उस मिशन के चलते 2025 में हमारी अपनी बनी हुई सेमीकंडक्टर चिप बाजार के अंदर आ जाएंगी और बाजार में आने के बाद में हम उस बाजार को खुद से एक्सपोर्ट में यूज करने लगेंगे। ये भारत ने अपने आप में, ये तमाम प्रकार की जो कंपनियां लगी हुई हैं, जिस तरह से आप देख सकते हैं धोलेरा में, तलोजा में, जागीरों में, सानंद में, भिवाड़ी में, इन सभी जगह पर बताया कि हम लोग किस तरह से सेमीकंडक्टर चिप्स का निर्माण कर रहे हैं। 2023, 24, 25 इन सब में सेमीकंडक्टर्स की हमारे यहां पर इंस्टॉलमेंट्स आई, मतलब इंस्टॉलेशंस आए और जिनसे हम लोग अब सेमीकंडक्टर्स बनाएंगे। भारत सरकार ने बकायदा उड़ीसा, पंजाब, आंध्र प्रदेश इन सभी जगह पर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए अप्रूवल दे दिया था 2025 के अंदर ही। और इससे पहले ही हम लोग लगातार इस विषय में काम कर रहे हैं कि हम अपना सेमीकंडक्टर बनाएं, क्योंकि आज हमारे सेमीकंडक्टर्स में 56% चाइना और हांगकांग से हमारे पास आता है। इसलिए आवश्यकता है कि आने वाले समय में हमें, अगर गलती से चाइना या फिर अमेरिका ये कहे कि हम तुम्हारे पास सेमीकंडक्टर ही नहीं भेजेंगे, तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर का जो सिस्टम है, मोबाइल सिस्टम है, टेलीविजन है, कार निर्माण है, ये प्रभावित ना हो, हम अपने लेवल पर उसे बना पाए और हमारे इंपोर्ट के बिल कम हो। इसलिए हमने इस बात के ऊपर जोर दिया है और भारत इस काम को तेजी से करने में आगे बढ़ गया है। प्रधानमंत्री ने यह बताते हुए कहा कि जिस चीज को हम बहुत पहले कर सकते थे, हम उसमें थोड़ा डिले हो गए, लेकिन हां, अब हम लोग इस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं। दूसरी बात प्रधानमंत्री ने कहा, ऊर्जा के क्षेत्र में हम 2047 तक परमाणु ऊर्जा को 10 गुना बढ़ा कर देंगे। उन्होंने कहा कि 11 साल में सौर ऊर्जा में 30 गुना वृद्धि, हाइड्रो पावर, हाइड्रोजन ऊर्जा और बांध निर्माण में भी निवेश पर जोर दिया जा रहा है। इंडिया की न्यूक्लियर एनर्जी को बढ़ाने के लिए 10 गुना 2047 तक उसे बढ़ा दिया जाएगा। यह आप और हम अच्छे से जानते हैं कि आने वाले समय में दुनिया कार्बन एमिशन को कम करने पर फोकस करेगी। इसकी जगह रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि या तो रिन्यूएबल एनर्जी कहिए या क्लीन एनर्जी कहिए, जिससे कि पॉल्यूशन ना फैले, ऐसी ऊर्जा का उत्पादन भारत का फोकस रहेगा। तो प्रधानमंत्री ने कहा, उसी को बढ़ावा देने के लिए भारत में अभी ऑलरेडी 24 न्यूक्लियर पावर प्लांट चल रहे हैं, जिनसे हम 8780 मेगावाट बिजली बनाते हैं। लेकिन हम लोग आने वाले समय में 13,600 मेगावाट इसके अंदर और ज्यादा एनर्जी ऐड करने जा रहे हैं। 2031-32 तक हमारे पास 22,380 मेगावाट बिजली न्यूक्लियर पावर से पैदा हो सकेगी। जहां तक बात हो ग्रीन लाइट्स की या ग्रीन एनर्जी की, तो हम 13.7 गीगावाट न्यूक्लियर बूस्ट 2032 तक अपने काम में कर लेंगे। ये तमाम वो जगह हैं जहां पर भारत के अंदर ऑलरेडी न्यूक्लियर रिएक्टर्स चल रहे हैं और न्यूक्लियर एनर्जी को फोकस करना अगेन दिखाता है कि भारत अपने स्तर पर न्यूक्लियर एनर्जी, क्योंकि आपको याद होगा तो ईरान को इसीलिए मारपीट दिया गया कि भाई तुम रिएक्टर में भी क्यों अपने यहां पर एनरिच्ड यूरेनियम यूज कर रहे हो, तुम्हारे पास होना ही नहीं चाहिए। भारत उसकी शक्ति को 10 गुना बढ़ाने पर निकल रहा है। क्लीन एनर्जी है, पॉल्यूशन रहित एनर्जी है और हमें आने वाले समय में ऊर्जा की जरूरत है। पेट्रोलियम ऊर्जा को हम बाईपास करते हुए क्लीन एनर्जी पर बढ़ रहे हैं और हमने सोलर एनर्जी में तो जो टारगेट 10 साल में पूरा होना था वो 5 साल में पूरा कर लिया है, प्रधानमंत्री ने यह बताया। अर्थात एनर्जी जैसे ही हमें पता चला कि हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम उसमें तेजी से दौड़ रहे हैं। यह दूसरी घोषणा थी जो उनके द्वारा की गई। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी मुझे लगी वो ये थी कि प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में हम जीएसटी में कुछ राहत देने जा रहे हैं। असल में दिवाली का जब इन्होंने नाम लिया तो कुछ चीजें जुड़ती चली गई। जैसे अभी अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया। 25% टैरिफ इसलिए लगाया कि हम रूस से तेल खरीदते हैं, हमारे ऊपर टैरिफ लगेगा तो निश्चित ही भारत का एक्सपोर्ट बाधित होगा। एक्सपोर्ट बाधित होगा तो कुछ चीजें, हमारे देश में आने वाली मुद्रा कम हो जाएगी और तो और हमारे देश के अंदर महंगाई भी बढ़ सकती है। महंगाई क्यों बढ़ सकती है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे पास अगर बाहर से धन नहीं आएगा तो वो कंपनी अंदर से सोखेंगी, तमाम प्रकार की असुविधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए अर्थव्यवस्था को कैसे बूस्ट किया जाए, जीएसटी रिफॉर्म की प्रधानमंत्री ने जिक्र कर दिया। कहा कि 8 साल से हम जीएसटी चला रहे हैं, एक देश एक कर, जिसमें कई स्लैब चल रहे हैं, 5%, 12%, 18%, 28%। हम उन स्लैब्स को कम करने पर विचार कर रहे हैं। मतलब उन्होंने इनडायरेक्ट हिंट दिया कि हम जीएसटी में बड़ा काम करने जा रहे हैं। हालांकि उसके बाद में न्यूज बाजार में आने लग गई कि अब हमारे देश के अंदर जल्दी ही 2 ही स्लैब रह जाएंगे
12% वाला और 5% वाला, अर्थात जीएसटी के स्लैब में कटौती की घोषणा आने वाले समय में हो सकती है। देश में जैसे ही जीएसटी की दरों में कटौती होगी, ऑटोमेटिक, आज मान लीजिए कि हमारा एक कोर्स 2000 रुपए का है, सरकार उस पर 18% जीएसटी वसूलती है, 360 तो सरकार ही ले जाती है उसमें से। अगर सरकार उसको 5% में ले आती है या 12% में ले आती है, तो उसमें दरों में कीमत में कटौती होगी, इससे वो सस्ते में उपलब्ध होगा, और जब सस्ते में उपलब्ध होगा तो लोगों का और दायरा बढ़ेगा, सस्ते सामान को और ज्यादा खरीदा जा सकेगा। अगर ऐसा होता है तो भारत में लोग जो है ना वो और ज्यादा इस चीज में इन्वॉल्व होंगे, और जब इन्वॉल्व होंगे तो परिणाम क्या निकलेगा ना कि उससे ओवरऑल ग्रोथ इंक्रीज होने लगेगी। जीएसटी के वो देश की इकोनॉमी में 0.7% की वृद्धि मतलब एक्सपेक्ट की जा रही है अगर जीएसटी में सुधार होता है तो। ठीक है, जीएसटी रिफॉर्म के ऊपर जैसे ही बात आई, तुरंत तमाम लोग दिमाग लगाने लगे कि टेक्सटाइल सेक्टर को, एमएसएमई सेक्टर को, तमाम सेक्टर्स को इसका लाभ होने लगेगा और इससे हमारे देश को बहुत फायदा होगा। हालांकि विपक्ष ने कहा बहुत पहले कर देना चाहिए था, मैं अभी विपक्ष के पॉइंट्स पर नहीं जाऊंगा, प्रधानमंत्री ने जो कहा अभी वो जान लेते हैं अपन। तीसरा जो पॉइंट कहा इन्होंने वो था रिफॉर्म टास्क फोर्स के गठित होने का। रिफॉर्म टास्क फोर्स के नाम पर इनका कहना केवल यही था कि आज हमारे देश के अंदर बहुत से काम हमने ऐसे किए हैं जो कानून संगत नहीं थे, कानूनों को हटा दिया गया, जो कानून समय के साथ सही नहीं बैठ रहे थे हमने वो हटा दिया, और चाहते हैं कि आने वाले समय में आपको लगता है कि आपके काम में कोई बाधा बन रही है, आप मुझ तक बताइए, मुझे पहुंचाइए, उनको हम सही करने का प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आने वाले समय में विकसित भारत के लिए रोजगार योजना चालू कर रहा है, जिसके तहत 3.5 करोड़ नौकरियां पैदा की जाएंगी। अब ये क्या कहानी है, आपको याद होगा प्रधानमंत्री ने पहले भी एक अनाउंसमेंट किया था इंटर्नशिप के नाम पर कि आप आइए, कंपनियों के अंदर इंटर्नशिप आपको दी जाएगी, लेकिन तब किसी ने इस बात को इतना वो लिया नहीं, इंटर्नशिप को यूं ही कर दिया। इस बार प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि अगर आप नौकरी ज्वाइन करने जा रहे हैं तो आपको 15,000 रुपए पहली बार एम्प्लॉय बनने पर दे दिए जाएंगे। 15,000 रुपए का एक ऐसा सिग्निफिकेंट अमाउंट है कि अब कोई भी व्यक्ति, होता क्या है मैं आपको मतलब एक ऐसा फिगर बताता हूं, ऐसे बहुत से स्टार्टअप्स हैं, जैसे कि मान लीजिए कि बहुत सारे यूट्यूबर्स ही ले लीजिए, कंटेंट क्रिएटर्स ही ले लीजिए, वो आउटसोर्स करते हैं बहुत सारा काम। जैसे मुझे जरूरत है मान लीजिए एडिटर की, तो मैंने मेरा काम आउटसोर्स कर रखा है, या मुझे मालूम जरूरत पड़ रही है कंटेंट राइटर्स की, तो मैंने वो काम आउटसोर्स कर रखा है कि भाई मुझे ये चीज दे दो, मुझे ये चाहिए, मैं आपको एक बार में बिल दे दूंगा। अच्छा, अभी तो हम प्रोडक्ट के रूप में खरीदते हैं, उसको हम परमानेंट जॉब के रूप में अगर दिखाने लग जाएं, और जिनको आप जॉब दे रहे हो उन्हें आप सीधा ईपीएफओ में रजिस्टर कर दो, इससे भारत सरकार को क्या फायदा होगा कि बहुत से ऐसे असंगठित क्षेत्र हैं जो रोजगार तो देते हैं लेकिन रोजगार में काउंट नहीं होते। अब ये 15,000 का ऐसा इंसेंटिव होगा कि अब वो कर्मचारी आपसे खुद कहेगा कि सर मेरा नाम ईपीएफओ में रजिस्टर करा दो, ताकि मुझे 15,000 रुपए भारत सरकार से मिल जाएंगे। इससे होगा क्या, भारत सरकार ये अच्छे से जानती है कि इस 15,000 के चक्कर में हमारे पास में एक बड़ा नंबर दिखाने के लिए यह होगा कि देखो हमने इतने लोगों को रोजगार में एंट्री करवा दी। अभी रोजगार डेवलप तो हो गया लेकिन सरकार के काउंटर पर दिखता नहीं है, ईपीएफओ की साइट पर नहीं दिखता कि कौन कौन कर्मचारी देश के अंदर संगठित क्षेत्र में है। असंगठित क्षेत्र में बहुत से लोग काम कर रहे हैं, आज एक दुकान पर, आज एक मतलब बहुत सारी जगह पर तमाम प्रकार के रोजगार उपलब्ध तो हैं, लेकिन वो काउंट नहीं होते। 15,000 में अब वो काउंट होने लगेंगे। साथ ही साथ रोजगार देने वालों को भी कहा गया कि आने वाले 2 साल तक आप लोगों को 3,000 रुपए पर मंथ का एडिशनल एम्प्लॉय के हिसाब से पैसा दे दिया जाएगा, तो इंसेंटिवाइज कर दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा, दोनों लोग खुश होकर के कर्मचारी को दिखाना शुरू कर देंगे। सरकार यही चाहती है कि दिखाओ तो सही कि लोग रोजगार में हैं, इससे सरकार को भी अपनी प्रशंसा करने का मौका मिलेगा, और प्रशंसा छोड़िए लोगों को भी लगेगा कि वो संगठित क्षेत्र में आ गए हैं। तो ये काम किया गया। इस पर भी विपक्ष की टिप्पणी थी कि आपने पहले इंटर्नशिप की घोषणा की, वो कुछ नहीं हुआ, अब क्या कर रहे हो। खैर, प्रधानमंत्री ने इस घोषणा की, इसके फायदे आने वाले समय में हो सकता है देखने को मिले। चौथा जो यहां पर कहा गया वो था हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का। इसके पीछे का तर्क क्या था, अभी बिहार में आप लोग देख रहे होंगे कि एसआईआर के नाम पर बहुत जबरदस्त विरोध हो रहा है कि आप लोग इतना ज्यादा मतलब जो इंटेंसिव वो कर रहे हैं, मतदाता सूची को चेक कर रहे हैं, उस मतदाता सूची में से चेक कर रहे हैं कि कौन है कौन नहीं है, कौन किसके पास सही डॉक्यूमेंट है। पूरे देश में यह काम होने वाला है, जिसके चलते बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं या रोहिंग्याज हैं, उनका आउट किया जा सके। इस बात को फोकस करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे देश में बहुत सारे रोजगार ऐसे हैं जो घुसपैठियों ने यानी कि बाहर से आने वाले लोगों ने ले लिए हैं, उसको दूर करने के लिए हम हाई पावर डेमोग्राफी मिशन चला रहे हैं, जिसके चलते हम साफ कर देंगे चीजों को कि कौन देश का है कौन बाहर का है और उनको किस तरह से रोजगार में पार्टिसिपेशन मिलना चाहिए। इसी के साथ साथ कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि ट्रंप ने कहा था कि पाकिस्तान के साथ वो ऑयल निकालने पर काम करेगा, यानी कि उनके पास में पाकिस्तान के साथ समुद्र से मतलब ऑयल निकालने का काम करा जाएगा।
ऑयल की खोज की जाएगी, अगर आपको याद हो। और उसने एक ताना मारा था भारत को कि हो सकता है आने वाले समय में भारत को पाकिस्तान से तेल खरीदना पड़ जाए। आपको हो सकता है ये वाली बात याद हो। इस बात को भारत ने अलग तरीके से लिया कि तुम अमेरिका वालों पाकिस्तान के साथ आकर खोजोगे, हमारे पास तो खुद टेक्नोलॉजी है। हम अपने समुद्र में, तुम तो इतने से समुद्र में खोजोगे, हमारा तो बहुत ही बड़ा समुद्र तट है, हम पूरे में ही अब आराम से तेल खोजेंगे, गैस खोजेंगे और अपने लेवल पर खनिज खोजेंगे। और ऐसे खनिजों को खोजकर हम क्रिटिकल मिनरल्स में भी अब अपना क्रिटिकल मिशन चलाएंगे, जिसके चलते 1200 से अधिक स्थानों पर उन क्रिटिकल मिनरल्स की, जिसके लिए तुमने यूक्रेन को आधा खरीद लिया, आपने चाइना के साथ समझौता कर लिया, उन सभी जगह पर अब हम लोग भी होंगे और हम खुद से अपना क्रिटिकल मिशन चलाएंगे। भारत ने इस बात को पूरी तरह से स्पष्ट करते हुए कहा कि क्रिटिकल मिनरल का प्रोजेक्ट अब हम बड़ा करने जा रहे हैं। परिणाम क्या होगा? भारत की निर्भरता चाइना पर घटेगी और अमेरिका का दबाव भारत के ऊपर घटेगा। कुल मिलाकर के भारत के पास में बहुत सारा नेचुरल रिसोर्स है, अब हम उसकी तलाश अपने स्तर पर करेंगे। जिस क्रिटिकल मिनरल के लिए पूरा यूक्रेन आधा बिक गया, सोचिए ना, उस क्रिटिकल मिनरल को भारत अपने में ही आत्मनिर्भर बनेगा। ठीक है साहब। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने, आपको याद होगा कि थोड़े दिन पहले जब भारत में ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, पाकिस्तान से आ रही तमाम गोलियों को, रॉकेट्स को हम लोगों ने आसमान में ही रोक दिया था। S-400 रोक रहा था, हमारे और भी डिफेंस सिस्टम थे जो रोक रहे थे, न्यूट्रलाइज कर रहे थे। इसको ध्यान में रखते हुए अब हम लोग मिशन सुदर्शन चक्र चला रहे हैं। अब ये क्या है? आपको याद होगा अमेरिका ने कुछ समय पहले एक अनाउंसमेंट किया था, और वो ये था कि हम लोग मिशन गोल्डन डोम बना रहे हैं, जिसके तहत होगा क्या कि अमेरिका पर कोई भी मिसाइल आकर के टिके तो अमेरिका का नुकसान ना हो। ऐसे ही इजराइल ने आयरन डोम बना रखा है, ऐसे ही हम लोग अपना सुदर्शन चक्र बना रहे हैं। हमारे देश के प्रमुख स्थान और जितने भी सार्वजनिक स्थल हैं, जिनकी सुरक्षा अनिवार्य है, उनको पूरी तरह अब हम आने वाले समय में सुरक्षित कर देंगे। इसी को ही हम बिल्कुल आयरन डोम की तर्ज पर सुदर्शन चक्र नाम दे रहे हैं। और ये सुदर्शन चक्र एयर, लैंड और सी पर हमारी सुरक्षा तैनात करेगा, और 2035 तक भारत के प्रमुख क्षेत्र जो हैं वो कवर हो जाएंगे, जिसमें प्रोजेक्ट कुशा जो है वो भी मतलब शामिल किया जाएगा। प्रोजेक्ट कुशा के तहत स्वदेशी रूप से हम ऐसी मिसाइल बनाएंगे जो मिसाइल को ही हिट करने के काम आए, जिसमें डीआरडीओ और बेल मिलकर के काम करेंगे। ये एक तरह से हमने अपनी सुरक्षा को लेकर के दुनिया को बता दिया कि हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में एक बात और स्पष्ट करी, जहां हमें इन दिनों, आपको याद होगा कावेरी इंजन कुछ दिनों पहले ट्रेंड किया था और हमारे देश में मांग उठी थी कि भारत अपना फाइटर जेट का इंजन क्यों नहीं बना लेता। आपको मालूम है कि हमारे यहां पर तेजस खड़ा है अमेरिकी फाइटर जेट के इंजन के इंतजार में। जीई वाले इंजन पहुंचाने में देरी कर रहे हैं, हमारा तेजस तैयार होकर नहीं आ रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री ने जोर दिया कि हमारे देश में जब यूपीआई जैसी चीज बनाई जा सकती है, टेक्नोलॉजी में हम जब इतना सक्षम हैं, हमारी वजह से दुनिया को टेक्नोलॉजी मिलती है, हम अपना इंजन क्यों नहीं बना सकते। इस बात को जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने खुद से डिफेंस में आत्मनिर्भर होने के लिए कहा कि हम अपना जेट बनाएंगे, हम अपना इंजन बनाएंगे। और साथियों, दुनिया में केवल 4 ही देश ऐसे हैं जिनके पास में अपना जेट बनाने की क्षमता है, यानी कि पावर, वो इंजन बनाने की क्षमता है। और भारत इस दिशा में विचार करके अगेन दुनिया को यह बता रहा है कि हम आपके हाथ की कठपुतली बनने वाले नहीं हैं। हमारे लक्ष्य स्पष्ट हैं, 2047 तक अगर हमें विकसित बनना है तो हमें डिफेंस सेक्टर के अंदर सुदर्शन भी रखना पड़ेगा, तो हमारा फाइटर जेट का इंजन भी हमारा अपना होगा। सेमीकंडक्टर जिससे तकनीकी चलती है, डिफेंस चलता है, वो भी हमारा अपना होगा। हमारी ऊर्जा हमारी होगी। और वास्तव में अगर एक विकसित भारत का आप लक्ष्य देखना चाहते हैं तो साथियों, ऊर्जा क्षेत्र हो या सुरक्षा हो, अंतरिक्ष हो या विज्ञान हो, हमें हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। इस बात को प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से जब कहा, सबको दिमाग में चेहरा इसी व्यक्ति का आ रहा था। सेमीकंडक्टर के नाम पर इन्हीं का कि बेटा तुम उड़ते ही इसलिए हो क्योंकि तुम्हारे एनवीडिया, इंटेल जैसी कंपनियां काम करती हैं। चाहे फिर डिफेंस की बात हो, तुम्हारे पास में पावर फाइटर जेट्स हैं, तुम्हारे पास में डिफेंस सिस्टम है, हम अपना बनाएंगे। और हमने आत्मनिर्भरता को इसी तरह से उनके सामने रखा। ठीक है साहब। कुल मिलाकर के हमने दुनिया की निर्भरता को कम करने की बात करते हुए कहा कि हम स्वदेशी ना केवल अपनाएंगे बल्कि स्वदेशी का बोर्ड भी गर्व से लगाएंगे। दुकानों से कहा कि आप स्वदेशी को इस तरह अपनाइए और उसका प्रचार करिए कि हम स्वदेशी अपनाते हैं। यह स्वाभाविक सी बात है कि आज भारत का बाजार दुनिया के हर देश को चाहिए। अगर हम अपने बाजार को ही अपनी तरह से यूज करने लग गए तो निश्चित ही हम लोग भारतीय होने के साथ साथ भारत को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत तेजी से आगे ले जाएंगे। इसका एक मायना स्पष्ट था और वो ये कि हम टैरिफ के मामले में अमेरिका से नेगोशिएशन करने वाले नहीं हैं। अगर रूस किसी भी तरह से अमेरिका के झांसे में आता भी है तो अमेरिका के
जो भी प्रभाव होंगे, हम अपने टैरिफों की वजह से अपने प्रोडक्ट्स के अंदर आम जनता को उसका असर ना पड़े, जीएसटी भले ही घटा देंगे ताकि जनता को कीमतें बढ़ी हुई ना मिले और हम उसको आसानी से हैंडल करके निकल जाएं। प्रधानमंत्री के इन भाषण का यह बड़ा सार निकलता है। मैं पहले यह सेशन नहीं कर पाया था अपनी व्यस्तताओं और यात्रा के चलते, फिलहाल मैंने यह सेशन किया। आपको जानकारी पसंद आई हो तो आप अपने साथियों से इसे अवश्य साझा करिएगा। बाकी आप क्या विचारते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।